हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको कंसिडरेशन के बारे में बताऊंगा। एक विधि मान्य करार के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। अगर करार में प्रतिफल ही नहीं है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 25 कहती है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है, नोडम पैक्टम, यानी कि शून्य माना जाता है। उसका विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता, यानी कि करार के लिए प्रतिफल आवश्यक है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। प्रतिफल की परिभाषा अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अलग अलग दी है। क्यूरी वर्सी मीसा के मामले में जस्टिस लस ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है कि विधि के अभिप्राय में मूल्यवान प्रतिफल उसे कह सकते हैं जिसमें कोई अधिकार, हित या लाभ, असुविधा एक पक्षकार को मिले या दूसरे पक्षकार को कोई हानि, अहित, जिम्मेदारी ले या लेने का वचन दे या किसी से प्रवृत्त रहने का वचन दे, तो इसको जो प्रतिफल कहते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 यानी कि 2D में इसको स्पष्ट किया गया है परिभाषा को, और ये एक बहुत सटीक परिभाषा है। जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने का वचन देता है या करने से विरत रहता है, या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, या करने या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य, प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। यानी कि यहां पर 2D के अंतर्गत वचनदाता की वांछा पर, इच्छा पर वचन ग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है या करने का वचन देता है या करने से प्रवृत्त रहता है या करने या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य, प्रवृत्ति या वचन जो प्रतिफल कहलाता है। इसके बारे में बताया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण केस है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, 1886 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया था। प्रतिफल के बारे में बताया है कि किस प्रकार से वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता कोई कार्य करता है या कार्य से प्रवृत्त रहता है। इसमें जो है यहाँ पर कलकत्ता हावड़ा में एक टाउन हॉल बनना था। गौरी मोहम्मद ने कहा कि मैं इस टाउन हॉल के लिए 100 रुपये चंदा दूंगा, और वहां पर टाउन हॉल बनने के लिए एक ठेका दे दिया गया और ठेकेदार ने जो है उस टाउन हॉल का निर्माण कर दिया। जब गौरी मोहम्मद से चंदा मांगा गया 100 रुपये के, भाई आपने चंदा नहीं दिया, तो उसने देने से इनकार कर दिया। तो वहां पर जो है केदारनाथ ने केस किया गौरी मोहम्मद के ऊपर कि 100 रुपये चंदा नहीं दिया, और वहां न्यायालय ने कहा कि गौरी मोहम्मद द्वारा 100 रुपये का वचन टाउन हॉल के निर्माण के लिए वचन दिया गया था, और उसी के अनुसार जो है यहाँ पर टाउन हॉल का निर्माण कराया गया, यानी कि उसके वचन के अकॉर्डिंग। इसीलिए ऐसा वचन प्रतिफल था और वह जो है देने के लिए दायी है। प्रतिफल अंग्रेजी विधि की बात करते हैं हम अब, क्योंकि अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि दोनों का सम्मिश्रण इसमें आता है एग्जाम में। और जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी बात अभी हम आप करेंगे, वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से। देखो, संविदा संबंध का सिद्धांत जो है इंग्लैंड में इसका उदय हुआ अंग्रेजी विधि के अंतर्गत। सबसे पहले क्या वही पक्षकार जो संविदा का पक्षकार है वही संविदा को परिवर्तित करा सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति जिसके लाभ के लिए संविदा की गई है, क्या वो भी संविदा को परिवर्तित करा सकता है? नहीं। इस बात में हम विचार करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी विधि में केस आता डंटन वर्सेस पूले का केस था। ये 1677 ईस्वी में डिसाइड किया गया था। इसमें पिता ने
जो उसके पिता के घर के आंगन में एक पेड़ खड़ा था, उसको बेचने का सौदा किसी व्यक्ति से कर दिया और ये कहा कि मैं इस पेड़ की कीमत से अपनी लड़की की शादी करूंगा और अपनी लड़की को इसका पैसा दूंगा। लड़के ने कहा कि नहीं, जो इस पेड़ की कीमत है वो मैं दे दूंगा अपनी बहन को, आप इस पेड़ को मत कटवाओ। वहां पर पिता ने पेड़ नहीं कटवाया और बाद में जब लड़की ने तृतीय पक्षकार जिसके फायदे के लिए संविदा की गई थी, उसने और उसके पति ने वो पेड़ की कीमत जो उस समय तय हुई थी उसकी वसूली के लिए मुकदमा किया। यहां पर भाई ने कहा कि संविदा मेरे और मेरे पिता के मध्य हुई थी, लड़की तो कहीं इसमें पक्षकार भी नहीं थी, इसीलिए वे संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकती। इंग्लिश न्यायालयों ने यह प्रतिपादित किया कि संविदा थर्ड पक्षकार के यानी कि बहन के लाभ के लिए सर्जित की गई थी, इसलिए बहन यहां वाद ला सकती है। इसके अंतर्गत लगभग 200 वर्ष पश्चात जो इस नियम को परिवर्तित कर दिया गया इंग्लिश न्यायालय द्वारा और ट्विंडल वर्सेस एटकिंसन का मामला जो है, जिसमें संविदा संबंध का सिद्धांत सर्जित हुआ था कि एक अजनबी व्यक्ति जो संविदा से अपरिचित व्यक्ति है वो संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता। इस मामले में ट्विंडल वर्सेस एटकिंसन के मामले में यह प्रतिपादित किया गया कि अजनबी व्यक्ति संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता, भले ही संविदा उसके लाभ के लिए क्यों न की गई हो। तो डंटन वर्सेस पुले का जो मुकदमा था 200 साल पहले, लगभग 2 साल पहले डिसाइड किया था, उसके विपरीत मत दिया। उसके पश्चात जो है यहां पर इस मत की पुष्टि जो है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको अनुमोदित कर दिया और यहां पर यह कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके लाभ के लिए संविदा की गई है लेकिन वो संविदा का पक्षकार नहीं है तो वह संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता। और दूसरी बात कही गई थी यहां पर कि वह संविदा का पक्षकार जो है जो उसने प्रतिफल भी दिया हो, यानी कि प्रतिफल का पक्षकार भी होना चाहिए और संविदा का पक्षकार होना चाहिए, तभी वह संविदा को परिवर्तित करा सकता है। यानी कि इसने एक कदम और बढ़कर इस बात का पुष्टि कर दी, यानी कि वह व्यक्ति संविदा का पक्षकार भी होना चाहिए और प्रतिफल भी उसके द्वारा केवल और केवल उसके द्वारा दिया जाना चाहिए, वही संविदा को परिवर्तित करा सकता है। तो यहां पर जो है इसको डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी के मामले में प्रतिपादित कर दिया। लेकिन 1937 में लॉ रिवीजन कमेटी के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड राइट, उनकी 6वीं रिपोर्ट के अंतर्गत जो इस सिद्धांत की बड़ी आलोचना की गई कि ये सिद्धांत जो है अंग्रेजी विधि में कभी भी क्या नाम जो है नहीं रहा है और ये जो केस दिए गए ये गलत है। तो यहां पर इतना परिवर्तित कर दिया इसको कि जब वचनदाता संविदा को वचन ग्रहीता के प्रति लागू कर सकता है तो वहां अगर तृतीय पक्षकार इसमें फायदा उठाना चाहता है तो उसके विरुद्ध भी वचनदाता अपने अधिकारों को परिवर्तित करा सकता है। इतना इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन करने के पश्चात जो बेसविक वर्सेस बेसविक का केस आया इंग्लिश विधि के अंतर्गत और इस मामले में यह था कि बी एक खान का मालिक था और सी व्यक्ति उसका एक सहायक के रूप में था। बी ने अपनी जो खान थी उसको जो है सी को ट्रांसफर कर दिया और ये कहा कि मैं सलाहकार के रूप में जीवन पर्यंत इस आपकी सहयोग करता रहूंगा और मेरी मृत्यु के पश्चात जो है आप मेरी पत्नी को 5 पौंड प्रति सप्ताह जो है इसकी आय से देंगे। और वहां पर जो है जब बी की मृत्यु होगी तो सी ने 1 सप्ताह तो दिया, उसके सप्ताह जो है उसके बाद बी की वाइफ को जो है यहाँ 5 पौंड देना बंद कर दिया। तब बी की वाइफ जो है यहाँ सूट फाइल ली और न्यायालय ने विचार किया तो इस केस में जो ये कहा गया था कि भले ही उसकी पत्नी संविदा की पक्षकार ना हो लेकिन उसके फायदे के लिए संविदा की गई है, इसलिए वह उसको परिवर्तित करा सकती है। बेसविक वर्सेस बेसविक के मामले में यह बात की गई थी। अब आती है बात भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में कहां तक अंतर है। देखो, अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में एक बात की समानता है कि तृतीय पक्षकार यानी कि स्ट्रेंजर जो है
संविदा को परिवर्तित कराने के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता, संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता। ये बात भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि दोनों में समान है। यानी कि संविदा का पक्षकार ही संविदा को परिवर्तित करा सकता है। एक अजनबी व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है वो संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता। लेकिन एक जगह भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि दोनों में भिन्नता है प्रतिफल के बारे में, क्योंकि भारतीय संविदा विधि ये कहती है कि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति प्रतिफल दे सकता है। यानी कि प्रतिफल ये जरूरी नहीं कि वचन ग्रहीता दे, कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। लेकिन अंग्रेजी विधि में यह है कि संविदा का पक्षकार ही प्रतिफल यानी कि वचनदाता की वांछा पर प्रतिफल केवल वचन ग्रहीता और केवल वचन ग्रहीता ही दे सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से यहां पर अगर भारतीय विधि में देखें कि अगर वह व्यक्ति संविदा का पक्षकार है लेकिन प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति ने दे दिया, अजनबी व्यक्ति ने दे दिया, तब भी वह संविदा को परिवर्तित करा सकता है। लेकिन भारतीय अंग्रेजी विधि के अंतर्गत वह व्यक्ति संविदा का पक्षकार भी हो और प्रतिफल भी उसी ने दिया है, वही परिवर्तित करा सकता है। अब संविदा संबंध के सिद्धांत को भारतीय विधि में सबसे पहले जो भारतीय न्यायालय ने पुष्टि की है जमुना दास वर्षी राम अवतार के मामले में की है। यह प्रिवी काउंसिल का केस है 1911 का, जमुना दास वर्षी राम अवतार। इसमें जो है एक व्यक्ति के पास एक्स प्रॉपर्टी थी, उसने बी को वो मोर्गेज कर दी, बंधक रख दी, और फिर इस संपत्ति एक्स को ए ने 40,000 रुपये बंधक रखे दिए, सी को सेल कर दिया, और सेल करने के बाद इसको क्या सेल 44,000 रुपये में, और ये कहा कि भाई 4,000 की रकम तो मुझसे दे दो और जो बाकी 40,000 रुपये है वो जो है बी को ट्रांसफर कर दो, क्योंकि संपत्ति जो है एक्स संपत्ति उसके यहां मोर्गेज है, बंधक रखी हुई है। अब इसने जो है बी ने सी से 40,000 रुपये वसूल करने के लिए दावा किया। तो यहां पर सी ने कहा कि बी तो संविदा तो सी और ए के मध्य भी थी, या तो बी इसमें पक्षकारी था, इसीलिए बी जो है मेरे विरुद्ध मुकदमा करके वसूली नहीं कर सकता। तो न्यायालय ने इसको विधि मान्य माना, क्योंकि ये संविदा से अपरिचित व्यक्ति था, इसे संविदा ज्ञानहीन था, तो संविदा से अपरिचित व्यक्ति जो वाद नहीं ला सकता। ये बात भारतीय विधि में भी मान्य है। तो जमुना दास वर्षी राम अवतार के केस में जो है प्रिवी काउंसिल ने बात की थी। अब दूसरा केस आता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत की पुष्टि की, लेकिन अंग्रेजी न्यायालय द्वारा जो प्रतिपादित अपवाद है उनको स्वीकार भी किया था। MC चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1970 में कहा कि यह बात सही है कि अजनबी व्यक्ति जो संविदा से अजनबी व्यक्ति हो, जो संविदा का पक्षकार ही नहीं है, वो संविदा को परिवर्तित कराने के लिए वाद नहीं ला सकता। लेकिन जहां संविदा जो है किसी की भलाई के लिए न्यास के रूप में या उस पर जो है कोई पारिवारिक अनुबंध किए गए हैं, वहां पर जो है संविदा को वह व्यक्ति जो कि संविदा से अजनबी व्यक्ति है वो भी परिवर्तित करा सकता है। केवल न्यास और पारिवारिक अनुबंध यानी कि फैमिली क्या नाम एग्रीमेंट थे वह परिवर्तित करा सकता है। यह बात जो है यहाँ MC चाको वाले मामले में कही गई है। इस प्रकार से देखा जाए तो अब इसके जो है अपवाद है, यानी कि एक अजनबी व्यक्ति संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता, ये ऑथेंटिक रूल है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके अंतर्गत अजनबी व्यक्ति भी संविदा को परिवर्तित करा सकता है। पहला है न्यास। अगर संपत्ति किसी व्यक्ति के पक्ष में न्यास कर दी गई हो तो वहां वह न्यासी, वो भले संविदा का पक्षकार ना हो, वह संविदा को परिवर्तित करा सकता है। दूसरा है भार। अगर किसी विशिष्ट संपत्ति में कोई भार किसी अन्य व्यक्ति के जो संविदा का पक्षकार नहीं उसके पक्ष में सर्जित कर दिया गया है तो वह उस विशिष्ट संपत्ति से जिसमें भार सर्जित किया गया है उसके लिए मुकदमा ला सकता है और वसूली कर सकता है, भले ही वो संविदा का पक्षकार न हो। इस पर महत्वपूर्ण केस है ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम, 1910 का केस है भाई। इस केस में जो है ख्वाजा मोहम्मद खान और हुसैनी बेगम के पिता में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ
जबकि ये नाबालिग थी, हुसैनी बेगम नाबालिग थी और उसका पति भी नाबालिग था। और ये कहा कि तुम जो है अपनी पुत्री की शादी मेरे पुत्र के साथ कर दो, मैं जो है एक विशिष्ट संपत्ति, एक खेत है, वो जो है उसमें से जो आय होगी वो जो है खर्चाए पानदान के लिए तुम्हारी लड़की को मिलती रहेगी, अगर कल को विवाद भी होगा। वहां पर जो है पति पत्नी के मध्य विवाद होगा और ससुर ने जो है जिस विशिष्ट संपत्ति में भार सर्जित किया गया था उससे खर्चा देने से, भार जो सर्जित किया गया वो भार देने से इनकार कर दिया। विशिष्ट संपत्ति होनी चाहिए, स्पेसिफिक, ये घर, ये मकान, ये इतनी जगह, ये खसरा नंबर वगैरह वगैरह ऐसी होनी चाहिए। तो वहां पर जो है न्यायालय ने कहा कि नहीं, इसमें जो है भले ही वो संविदा की पक्षकार नहीं हो, वादनी के पिता और प्रतिवादी के मध्य यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि एक विशिष्ट संपत्ति से खर्चाए पानदान दिया जाएगा। तो वहां जो है संविदा की पक्षकार नहीं है, फिर भी वो देने के लिए दायी है क्योंकि विशिष्ट संपत्ति पर भार सर्जित कर दिया गया था। तीसरा है विवाह व्यवस्था, बंटवारा अथवा अन्य पारिवारिक व्यवस्थाएं जो होती हैं उनके अंतर्गत भी एक लड़की है, उसमें जो है सर्जित कर दिया कि इसके भात दाल वगैरह वगैरह और इसका खर्चा हम उठाएंगे, इसका भरण पोषण हम करेंगे, वो जो है यहाँ पर एक विवाह व्यवस्था के रूप में या अन्य पारिवारिक व्यवस्था के रूप में या बंटवारे के रूप में जो है यहाँ पर किया जा सकता है, भले ही वह व्यक्ति जिसके लाभ के लिए किया गया वो संविदा का पक्षकार न हो। अभिस्वीकृति और विबंधन, अगर हम किस चीज को अभिस्वीकृत कर लेते हैं तो वहां पर जो है वो भी अजनबी व्यक्ति होते भी संविदा को प्रवृत्त करा सकता है। और लास्ट है अभिकर्ता द्वारा की गई संविदा, क्योंकि वह मालिक की ओर से संविदा करता है। अगर एजेंट जो है कोई संविदा कर ले, भले ही मालिक उसके लिए वो नहीं है, तो वो भी जो है व्यक्ति संविदा को परिवर्तित करने के लिए वाद ला सकता है। इस प्रकार से प्रतिफल बताया मैंने आपसे। प्रतिफल की परिभाषा अनेक ब्लैकबर्न ने, पीटरसन ने आदि आदि विद्वानों ने दी है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक परिभाषा जो है जस्टिस लस की है, जो क्यूरी वर्सी मीसा के केस में दी गई है, बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है जी। अब एक चीज है कि बिना प्रतिफल के करार जो है शून्य होते हैं, यानी कि बिना प्रतिफल का करार नूडम पैक्टम शून्य होते हैं, धारा 25 इस बात कहती है। लेकिन इसके अपवाद हैं, मेंस एग्जाम में आता है प्रश्न भाई। नंबर 1 अपवाद है, अगर प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण निकट नातेदारों में कोई लिखित और पंजीकृत कोई एग्रीमेंट हो गया तो वहां पर कोई प्रतिफल देना आवश्यक नहीं है। बिना प्रतिफल के भी ऐसा करार वैध माना जाता है अगर वह प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से, नंबर 1, निकट नातेदारों के मध्य हो और वह ऐसा एग्रीमेंट जो है लिखित हो और उसका पंजीकरण हो, तो वहां पर जो है वह व्यक्ति जिसने प्रतिफल नहीं दिया है, प्रतिफल को मतलब नहीं है, वह भी जो वाद ला सकता है, वह भी इसको इन्फोर्स करा सकता है। ठीक है जी। अब प्राकृतिक प्रेम और स्नेह में एक केस है राजलकी देवी वर्षी भूतनाथ मुखर्जी। इसमें जो पति पत्नी के हमेशा झगड़े होते रहते थे, तो पति पत्नी के मध्य एक अनुबंध हुआ कि पति ने कहा कि मैं आपको हर महीने इस प्रकार से पैसा देता रहूंगा। पति ने यह वादा कर लिया और उसके बाद यह पति ने कुछ समय पश्चात यह देना बंद कर दिया। पत्नी जो है राजलकी देवी यहां मुकदमा ले कोर्ट में कि मेरा भरण पोषण है जो कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, उसको जो है मेरा पति नहीं दे रहा, उसको दिलाया जाए। तो यहां न्यायालय ने कहा कि यह बात सही है कि निकट नातेदारी है, लिखित और पंजीकृत भी है, लेकिन आपस में उस समय जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्राकृतिक प्रेम और स्नेह नहीं था, इसीलिए यहां संविदा को परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। दूसरा है भाई स्वेच्छा से की गई भूतपूर्व सेवा के लिए प्रतिकृत देने का वचन। अगर स्वेच्छा से भूतपूर्व कोई सेवा कर दी, किसी का पर्स मिल गया रास्ते में, मैंने उस व्यक्ति से दिया, लो भाई आपका पर्स था, उसने कहा कि मैं आपसे 100 रुपये दूंगा और फिर दिए नहीं, तो वहां जो है मैंने काम तो पहले कर दिया, उस समय तो काम के लिए कोई प्रतिफल की आवश्यकता नहीं थी। बाद में आपने मुझसे जो है प्रतिफल दिया और मैं आपको इस
कार्य के लिए, जो कार्य आप पहले कर चुके हो, भूतपूर्व कार्य के लिए आपने मुझसे ये वचन दिया, तो मैं इस वचन को परिवर्तित करा सकता हूं, भले इसमें कोई प्रतिफल न भी हो, क्योंकि कार्य पहले कैसे गए। उसके बाद काल तिरोहित, टाइम बार डेट। टाइम बार डेट है यानी कि काल बाधित ऋण है, जिसका मैं न्यायालय से विधिक रूप से वसूली नहीं कर सकता। टाइम बार होगा, 3 साल का टाइम निकलेगा, लिमिटेशन पीरियड समाप्त। अब मैं जो है उस टाइम निकलने के पश्चात देनदार के पास जाता हूँ, लेनदार के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ भाई देखो, मैं मेरे पे 3,000 रुपये थे आपके, लेकिन मैं 3,000 तो नहीं दे पाऊंगा, आपसे केवल 1,000 रुपये दे दूंगा। और ऐसा करार जो ये भैया लिखित रूप में होना चाहिए, तो वहां जो है उसकी वसूली की जाती है, भले से उस समय प्रतिफल न दिया गया हो। तो 3 अपवाद ये क्या नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। उसके बाद और भी है इसमें, यह दान है, दान में किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। अभिकरण के सर्जन के लिए एजेंसी स्थापित होती है, तो उसके लिए भी किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। सेक्शन 185 इस बात को कहता है। उपनिदान, निःशुल्क उपनिदान होते हैं, उसके लिए भी कंसिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। 150 इस बात को कहती है। और धारा 63 कहती है कि निर्धारित समय को बढ़ाने, संविदा के पालन के लिए अगर निर्धारित समय को बढ़ाने के लिए कोई आपस में करार किया गया हो, तो उसके लिए प्रतिफल की कोई आवश्यकता नहीं होती। धारा 63 कहती है कि वचनग्रहीता पूर्णतः भागतः प्रतिज्ञा के पालन के लिए अभियोजन या परिहार करता है, परिहार की सहमति देता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रतिफल की आवश्यकता नहीं पड़ती। धन्यवाद प्रतिफल के लिए। और थोड़ा सा प्रतिफल में और पॉइंट है, वो मैं अगली वीडियो में आपसे दिखाऊंगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें भाई, जिससे मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको अच्छी अच्छी वीडियो भेजता रहूँ। धन्यवाद।